नमस्कार साथियों। देखिए, बिहार पुलिस में जो बिहार संस्कृति से क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है और हमने तो 10 ही क्वेश्चन लाया है, लेकिन इससे रिलेटेड आपको कम से कम 30 से 40 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे और मुझे ऐसा उम्मीद है कि कम से कम 1-2 प्रश्न आपको लड़ेंगे ही। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से सुन के जाइएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन यहाँ से लड़ेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला सहित कलात्मक वस्तुएं बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई है, यानी कि प्राचीन कालीन वस्तुएं बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये आपको बता रहा है। ऑप्शन है कि पैसरा, चैचर, वाल्मीकि नगर और चिरंद। ये 4 ऐसे स्थल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, खास करके दरोगा में, बिहार पुलिस में और बीपीएससी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताइएगा कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला सहित कलात्मक वस्तुएं कहाँ से मिली है। तो याद रखिएगा कि पैसरा से भी मिली है, चैचर से भी मिली है, चिरंद से भी मिली है और वाल्मीकि नगर से भी मिली है। तो अब यहाँ से मिली क्या है, तो मिली है अब पत्थर के औजार और मिली है हड्डी के औजार। अच्छा, अब एक बात आती है कि पैसरा है कहाँ पे, तो पैसरा मुंगेर में है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पैसरा मुंगेर में है, चैचर वैशाली में है और वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है और चिरंद सारण में है। बिल्कुल ये 4 ऑप्शन जो है बिल्कुल भूलिएगा नहीं। तो पहला प्रश्न आपका हो गया। दूसरा प्रश्न कहता है कि मधुबनी चित्रकला कितने प्रकार की होती हैं। मधुबनी चित्रकला बार बार आपने सुना होगा, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग। और मधुबनी पेंटिंग को बिहार में जीआई टैग भी दिया गया है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग भी दिया गया है। अच्छा, बिहार में और भी चीज़ों को जीआई टैग मिला है, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग को मिला हुआ है, मिथिला का मखाना को मिला हुआ है, मुजफ्फरपुर की लीची को मिला हुआ है, सिलाव के खाजा को मिला हुआ है, इवन मगही पान गया और औरंगाबाद के मगही पान को मिला हुआ है, जर्दालू आम भागलपुर को मिला हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है। तो मधुबनी पेंटिंग कितने प्रकार की होती है? मधुबनी पेंटिंग 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है भित्ति चित्रकला और एक होती है अरिपन। ठीक है, ये याद रखिएगा। मधुबनी पेंटिंग 2 प्रकार की, भित्ति चित्रकला और अरिपन। भित्ति चित्रकला का मतलब होता है कि वैसा चित्रकला जिसको हम दीवारों पर बना सकें। तो भित्ति चित्रकला जो है दीवारों पर बनाई जाती है। इसमें गौशनी और कोहबर, याद रखना है, गौशनी और कोहबर 2 प्रकार की भित्ति चित्रकलाएं होती है। कोहबर हमेशा पूछ जाते हैं, कोहबर किस प्रकार की पेंटिंग का उदाहरण है? तो मधुबनी पेंटिंग का उदाहरण है कोहबर। कोहबर बेसिकली यौन शक्ति को डिनोट करता है, यौन शक्ति को प्रदर्शित करता है और अक्सर ये विवाह के समय कोहबर का जो है निर्माण किया जाता है। ठीक है। और गौशनी जो है ना, वो देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं कोई पवित्र मौके पे, दैट इज कॉल्ड गौशनी। ये भी भित्ति चित्रकला ही है, मधुबनी पेंटिंग का पार्ट है ये। तो 2 बात याद रखिएगा, गौशनी और जो है आपको भित्ति क्या कहते हैं, कोहबर। अच्छा, अरिपन क्या होता है? अरिपन जो है ना, वो फर्श पर बनाए जाते हैं, जो ज़मीन है उस पर बनाए जाते हैं अरिपन। आप रंगोली सुने होंगे, तो बंगाल में रंगोली बनाए जाते हैं, बिहार में उसको हम अरिपन बोलते हैं, जो चावल के आटे को बनाए जाते हैं। और इसको जो है ना दीवारों पर ही बनाया जाता है, लाल और उजला जो चित्रकारी की जाती है, खास करके मिट्टी के दीवारों पर इसको बनाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, जो मधुबनी पेंटिंग है ना, इससे संबंधित कुछ कलाकार हैं, जैसे कि सिया देवी हैं, कौशल्या देवी हैं, भगवती देवी हैं। ये कुछ कलाकार हैं मधुबनी पेंटिंग से संबंधित। और मधुबनी पेंटिंग देखिएगा कि बिहार के कई जो है जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ के जो कई जो भी सरकारी इमारतें हैं, उनके बिल्डिंगों पर, उनके दीवारों पे मधुबनी पेंटिंग बनाया जाता है। खास करके आप पटना एयरपोर्ट पे देखिएगा, मधुबनी पेंटिंग बनाया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में सूफी संत, है ना, बिहार में कौन से सूफी संत सबसे पहले आए थे? बिहार में कौन से सूफी संत सबसे पहले आए थे? तो याद रखिएगा कि बिहार में जो आने वाले सूफी संत हैं वो सबसे पहले आए हैं, उनका नाम है इमाम ताज फ़कीह, जो सबसे पहले मनेर में आए थे। लेकिन याद रखिए कि बिहार में जो सूफी सिलसिला पहले आया था वो था चिश्ती सूफी सिलसिला। चिश्ती सूफी सिलसिला बिहार में पहले आया था और संत थे, उनका नाम था इमाम ताज फ़कीह, जो मुंगेर में आए थे। ठीक है। बिहार में जो सूफी सिलसिला है उसके कई जो है आपको प्रकार दिखेंगे, जैसे कि चिश्ती है, सोहरावर्दी है, नक्शबंदी है, कादरी है। ये सभी सूफी सिलसिला बिहार में हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़। एक अगला प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और भी पूछता है कि जो सूफ़ी शब्द है वो कहाँ से आया है? देखिए, सूफ़ी शब्द अरबी शब्द है जो सफ़ा से बना है और सूफ़ी का मतलब होता है मोटा कंबल या पवित्र स्थान, एक पवित्र चबूतरा जहाँ पर बैठ कर के कोई संत ज्ञान देता हो।
तो सूफ़ी संत का मतलब होता है कि वैसे संत हैं जो धार्मिक रूप से ज्ञान देते हैं। ख़ास करके इस्लाम की जो है 2 व्याख्याएँ होती है। एक है शरीयत जो रूढ़िवादी व्याख्या है और एक है तरीक़त जो उदारवादी व्याख्या है। तो उदारवादी व्याख्याओं में सूफ़ी संत का बड़ा योगदान रहा है। और सूफ़ी संत गाते क्या हैं? तो दुःख के गीत गाते हैं, घर-घर के गीत गाते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक प्रश्न कहता है कि पटना कलम चित्रकला कहाँ बनाया जाता है? पटना कलम चित्रकला बनाया जाता है कहाँ पर? तो देखिए, ये बनाया जाता है हाथी के दाँत पर या कागज़ पर। याद रखना है कि पटना कलम चित्रकला कहाँ बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है हाथी के दाँत पर और कागज़ पे बनाया जाता है। अच्छा, ये एक प्रकार का लघु चित्रकला है, छोटे से चित्रकला है, कागज़ पर कितना बड़ा ही बन पाएगा, ठीक है? तो एक लघु चित्रकला है और इसका विकास जो है, पटना चित्रकला का विकास जो है वो अकबर के और जहांगीर के दरबार में एक चित्रकार रहते थे, उनका नाम था मनोहर। तो मनोहर के वंशजों ने ही पटना चित्रकला का विकास किया था। तो ये आपको याद रखना है कि पटना चित्रकला एक तो लघु चित्रकला है, बनाया जाता है किस पे? तो कागज़ पे और हाथी के दाँत पे, ठीक है? अब आ जाइए 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न कहता है कि बिहार में जो सांस्कृतिक पर्वत है वो कौन है? बिहार में सांस्कृतिक पर्वत कौन-कौन से हैं? ये आपको बताना है। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, मंदारगिरी पर्वत, बराबर पर्वत, ठीक है, नागार्जुन पर्वत और एक पर्वत आपको और है, वो है जो है गृद्धकुट पर्वत। देखिए, ये चारों पर्वत जो है भारत में सांस्कृतिक पर्वत है, ठीक है। जो गृद्धकुट पर्वत है वो राजगीर में है, जहाँ 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये है। मंदारगिरी पर्वत है, बांका जिला में है, जैन धर्म से संबंधित है ये। बराबर पर्वत जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास में आपको दिख जाएगा, जहाँ पे 4 गुफाएं हैं, कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा और लोमहर्षक। ये 4 गुफाओं का नाम याद रखना है कि बराबर पहाड़ में 4 गुफाएं हैं, कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी, लोमहर्षक और सुदामा गुफा, ठीक है। नागार्जुन की पहाड़ी भी बराबर में ही है, यहाँ पर भी कुछ गुफाएं हैं, जैसे इसमें में सबसे फेमस गुफा है नागार्जुन की पहाड़ी में गोपी गुफा। तो गोपी गुफा आपको याद रखना है आपको। एक और गुफा है बापिया गुफा और एक है बदथिका गुफा। तो ये जो है 3 गुफाएं नागार्जुन की पहाड़ी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक है गिरियक पहाड़ी जो है आपको दिख जाता है कहाँ पे? राजगीर में। और गिरियक पहाड़ी जो है ना, यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे बौद्ध संतों के द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक अगला प्रश्न पे आते हैं। एक प्रश्न है कि बिहार में पवित्र नदी कौन है? बिहार में पवित्र नदी कौन है? ये ऑप्शन 1 में है निरंजना नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है गंडक और ऑप्शन डी है सरयुग। तो देखिए, बिहार में जो चारों नदी है ना वो पवित्र है, और ख़ास करके निरंजना नदी, जिसको हम फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, वहाँ पे भगवान जो बुद्ध है उनको ज्ञान की प्राप्त हुई थी बोध गया में। तो ये निरंजना नदी के किनारे। सरयुग नदी जो है ना बेसिकली तिब्बत से निकलती है और ये जो है छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। दूसरा कि सरयुग नदी के किनारे जो है ना कई आप पवित्र मंदिर भी दिखेंगे, कई पवित्र स्थल भी आपको दिखते हैं, भगवान राम से संबंधित भी सब सरयुग नदी ही है। गंडक नदी जो है ना, इसके किनारे हाजीपुर, सोनपुर बसा हुआ है और यहाँ पे हरिहर नाथ का मंदिर है। शतपथ ब्राह्मण में सरयुग नदी को सदा नीरा नदी कहा गया है। गंगा नदी तो पूरे भारत में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 450 किलोमीटर है और वेद, पुराण, अरण्यक, उपनिषद में गंगा नदी का जिक्र है। खास करके ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र है। एक बार गंगा नदी का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है, 10वें मंडल के 75वें सूक्त में गंगा नदी का जिक्र मिलता है। तो ये हमारे नदी हो गए। देखिए, अब आते हैं 7वें प्रश्न पे। कहता है कि बिहार के सांस्कृतिक धरोहर कौन है? कि बिहार के सांस्कृतिक धरोहर कौन है? जेठियन, ऑप्शन 1 में वाल्मीकि नगर, दीदारगंज और ओदंतपुरी। बताइए कि कौन सांस्कृतिक धरोहर हमारे हैं? तो याद रखिएगा कि सारे सांस्कृतिक धरोहर हैं। जेठियन नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में, दीदारगंज से हमको यक्ष की मूर्ति मिली है, और बोध गया आप जानते ही हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय था। रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ है ना, यहाँ से अशोका के स्तंभ मिले हैं। चिरंद,
सारण में पड़ता है, चैचर वैशाली में, पैसरा मुंगेर में और लौरिया नंदनगढ़ आपने सुनाई। तो ये सारे स्थल हमारे जो है सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े हुए स्थल हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मंजूषा चित्रकला का विकास कहाँ हुआ था? मंजूषा चित्रकला का विकास कहाँ हुआ था? तो याद रखिए कि मंजूषा चित्रकला का विकास भागलपुर में हुआ था। ठीक है, मंजूषा चित्रकला का विकास भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। बेसिकली आपने एक नाम सुना होगा, रानी सती बिहुला और पंडित बिसहर, इसी से जुड़ा हुआ मंजूषा पेंटिंग है, क्योंकि ये सर्प देवता को समर्पित पेंटिंग है और इसको बनाने के लिए आपको जो है बांस, जूट या फिर पेपर के का इस्तेमाल किया जाता है मंजूषा पेंटिंग को बनाने के लिए। ठीक है, 9वां प्रश्न कहता है कि बिहार में थारू जनजाति कहाँ से आए हैं? बिहार में थारू जनजाति बेसिकली पश्चिमी चंपारण के आसपास क्षेत्रों में आपको मिल जाते हैं। थारू जनजाति ये कहाँ से आए हैं? बेसिकली इसको 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ने बिहार में इनको लाया था। लाया कहाँ से था? तो राजस्थान के थार मरुस्थल से लाया था। और इस काल में बहुत सारे जनजाति लाए गए थे, जैसे कि छोटा नागपुर के पठार से धांगर आए थे, गया से एक जनजाति आया था भूइयाँ। ठीक है, तो भूइयाँ हो गए, थारू हो गए, धांगर हो गए, ये सारे ब्रिटिश के द्वारा लाए गए थे बिहार में और इनसे नील की खेती करवाई जाती थी। एक जनजाति और है, उसका नाम है नौनिया। नौनिया जनजाति जो है ना, बेसिकली सोरा के उत्पादन के लिए जानी जाती है बिहार में, तो ये भी याद रखिएगा। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, 10वां प्रश्न कहता है कि उत्तरी बिहार में बोली जाने वाली भाषा कौन है? उत्तरी बिहार में बोली जाने वाली भाषा कौन है? ऑप्शन है कि बज्जिका, ऑप्शन बी में है मैथिली, ऑप्शन सी में है जो है अंगिका, और ऑप्शन डी में है मगही। तो उत्तरी बिहार में बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो देखिए, उत्तरी बिहार में 2 भाषाएं बोली जाती है। एक है बज्जिका जो मुजफ्फरपुर, शिवहर और वैशाली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, और एक है मैथिली जो दरभंगा, सीतामढ़ी और मुंगेर के आसपास में बोली जाती है। तो मैथिली और बज्जिका उत्तर बिहार में बोली जाने वाली भाषा है, और अंगिका पूर्वी बिहार में बोली जाने वाली भाषा है। भागलपुर के आसपास में अंगिका बोली जाती है। मगही आपको दक्षिण बिहार में बोली जाने वाली भाषा है, और भोजपुरी आपको पश्चिमी बिहार में बोली जाने वाली भाषा है। तो ये आपको याद रखना है। हमारे 10 प्रश्न थे, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी।